Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. As we were discussing the punishment of a batter, in previous video we discussed section 109 and 110 of Pakistan Penal Code. So in today's video we will discuss section 111 of PPC, which tells us about the punishment of a batter or liability of a batter when one act is abetted and in consequence of that abatement different act is done. सेक्शन 111 की स्टेटमेंट बेसिकली ये कह रही है कि अबैटर की पनिशमेंट उस सिचुएशन में क्या होगी जब वो किसी एक एक्ट की अबैटमेंट कर रहा है लेकिन उस एक एक्ट की अबैटमेंट के नतीजे में डिफरेंट एक्ट्स कमिट हो रहे हैं, तो उस सूरत में लाइबिलिटी क्या आएगी अबैटर पर। Section 111 is simply based on a maxim. अब वो maxim क्या है? Every man is presumed to know or intend the natural consequences of his act. अब हम इस maxim का मतलब समझते हैं। Every man is presumed to know or intend the natural consequences of his act. हर बंदे को ये प्रज्यूम किया जाता है, हर आदमी को ये प्रज्यूम किया जाता है कि जो एक्ट वो कमिट करने जा रहा है, जो ऑफेंस वो कमिट करने जा रहा है, उसको उस एक्ट के नतीजे में होने वाले नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस का पता होना चाहिए। ये प्रज्यूम किया जाता है कि अगर कोई बंदा कोई भी एक्ट परफॉर्म कर रहा है तो उसके नतीजे में क्या क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं, उसके नतीजे में मज़ीद क्या क्या एक्ट परफॉर्म हो सकते हैं, क्या क्या एक्ट कमिट हो सकते हैं, ये हर बंदे को पता होता है कि नेचुरली मेरे इस एक्ट से मज़ीद क्या क्या हो सकता है, इसके नतीजे में क्या हो सकता है। सेक्शन 111 की अगर हम डायरेक्ट लैंग्वेज देखें तो सेक्शन 111 कहता है व्हेन एन एक्ट इज़ अबैटेड एंड डिफरेंट एक्ट्स आर कमिटेड, जब किसी एक एक्ट की अबैटमेंट की जाती है और उस अबैटमेंट के नतीजे में मज़ीद डिफरेंट एक्ट्स कमिट हो जाते हैं, तो उस सूरत में अबैटर की क्या लाइबिलिटी आएगी। इन सच केस द अबैटर इज़ लायबल फॉर द एक्ट डन in the same manner and to the same extent as if he had directly done it. मतलब कि उस सूरत में अबैटर उन डिफरेंट एक्ट्स के लिए बिल्कुल इसी तरह से लायबल होगा जैसा कि उसने इन डिफरेंट एक्ट्स की ही अबैटमेंट डायरेक्टली की थी। मतलब कि जो डिफरेंट एक्ट्स दैट वाज द रिजल्ट ऑफ प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस थे, वो जो एक्ट कमिट हुए उनके लिए भी अबैटर को सेम लाइबिलिटी आएगी, उसको सेम पनिशमेंट मिलेगी जैसा कि उसने डायरेक्टली इन्हीं एक्ट की अबैटमेंट की थी। अब प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? मतलब कि अगर किसी बंदे ने कोई एक ऑफेंस की अबैटमेंट की और उसको ये पता था कि मेरे इस एक्ट को कमिट करने के नतीजे में मज़ीद फ़लाँ एक्ट्स कमिट हो सकते हैं, तो ये जो फ़लाँ एक्ट्स कमिट हुए हैं इनकी लाइबिलिटी भी अबैटर पर बिल्कुल उसी तरह से आएगी जैसे उसने डायरेक्टली इन्हीं तमाम एक्ट्स के लिए अबैटमेंट की थी, इन्हीं तमाम एक्ट्स के लिए अगले बंदे को इंस्टिगेट किया था, प्रोवोक किया था, डायरेक्टली किया था। हम ये कह सकते हैं कि अगर वो डिफरेंट एक्ट्स प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस हैं उस एक्ट अबैटेड एक्ट के, ठीक है, मतलब हम सिंपली ये कह सकते हैं कि अबैटर उस वक्त लायबल होगा अगर जो डिफरेंट एक्ट्स कमिट हुए हैं दैट वाज द रिज़ल्ट ऑफ प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस, उसको पता था कि ऐसा हो सकता है, प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है कि मुझे पहले से अंदाज़ा था कि यूँ हो सकता है, और वो इसी तरह से समझा जाएगा जैसे ये एक्ट डायरेक्टली कमिट हुआ है। अब सेक्शन 111 में एक प्रोविज़न बताई गई है, अब हम उसको डिस्कस करते हैं। वो प्रोविज़न क्या है? प्रोवाइडेड दैट द एक्ट डन वॉज अ प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ अबैटमेंट, के मज़ीद जो डिफरेंट एक्ट्स कमिट हुए हैं, वही बात जो हमने पहले की कि जो डिफरेंट एक्ट्स कमिट हुए हैं अगर वो
डिफरेंट एक्ट्स उस अबैटेड एक्ट के प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस हैं and they were committed under the influence of instigation or with the aid or in pursuance of conspiracy which constituted to abatement। वही चीज़ जो हमने सेक्शन 107 में डिस्कस की, ways of abatement, instigation, conspiracy and intentional aid। अगर इन तीनों एलिमेंट्स में से कोई एक एलिमेंट प्रेजेंट था और जो डिफरेंट एक्ट्स कमिट हुए हैं वो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस थे उस अबैटेड एक्ट के, तो उस सूरत में अबैटर पर लाइबिलिटी आएगी। लेकिन अगर वो जो डिफरेंट एक्ट्स हैं वो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस नहीं है उस अबैटेड एक्ट के, तो तब अबैटर पर लाइबिलिटी नहीं आएगी उन डिफरेंट एक्ट्स की। फॉर एग्जाम्पल, सिंपली एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस से रिलेटेड जो है। ए इंस्टिगेट कर रहा है एक चाइल्ड को, बी को, ठीक है, जो कि एक बच्चा है। मान लें कि वो 7 साल से कम उम्र का है या वो 7 साल का बच्चा है, ठीक है। अब ए ने उसको इंस्टिगेट किया कि वो जाए और सी एक तीसरा बंदा है उसके खाने में पॉइजन डाल दे, उसके खाने में जहर डाल दे। अब जो सी है वो एक टेबल पर बैठा है और उसके साथ DEFGHI जितने भी बंदे हैं मज़ीद, वो उसी टेबल पर बैठे हुए हैं और बिल्कुल उसके साथ हैं, ठीक है, वो उसी टेबल पर उसके साथ बैठे हुए हैं। अब जिस बंदे को इंस्टिगेट किया था, जो चाइल्ड है, वो जाता है और सी के खाने में पॉइज़न डालने के बजाय वो गलती से डी के खाने में पॉइज़न डाल देता है। चूँकि वो एक ही टेबल पर बैठे हुए होते हैं, सबका खाना इकट्ठा रखा हुआ होता है, तो चूँकि वो चाइल्ड है, लेस देन 7 ईयर्स है या 7 ईयर्स का है, उसकी सफिशेंट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसकी मेच्योरिटी नहीं है इतनी सफिशेंट कि उसने डी के खाने में गलती से पॉइज़न डाल दिया, जिसके रिज़ल्ट में डी की डेथ कॉज होगी। मिस्टेकनली डी के खाने में जहर गया और डी मर गया, जो कि सी के बिल्कुल साथ बैठा हुआ था। अब ए ने तो उसे इंस्टिगेट किया था कि वो सी के खाने में जहर डाले, एक एक्ट की अबैटमेंट की थी, लेकिन उस एक एक्ट की अबैटमेंट के नतीजे में क्या हुआ, डिफरेंट एक्ट हो गया और उसके बजाय सी के बजाय डी की डेथ कॉज होगी। अब ये जो डी की डेथ है ये प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है। कैसे? कि ए को पता था कि मैं जिस बच्चे को इंस्टिगेट कर रहा हूँ वो इतना मैच्योर नहीं है, उसकी इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ऐसा हो सकता है कि वो सी के बजाय किसी और के खाने में जहर डल जाए या कोई और सी का खाना खा ले और उनकी डेथ कॉज हो जाए, ऐसा सी को अंदाज़ा था। तो उस सूरत में क्या होगा कि जो ए है वो लायबल होगा मर्डर की पनिशमेंट के लिए, क्योंकि डी की डेथ तो कॉज हुई है, तो वो बिल्कुल उसी तरह से लायबल होगा उस एक्ट के लिए जैसा कि उसने इसी एक्ट की अबैटमेंट की थी, जैसा कि उसने यही अबैटमेंट की थी अगले बंदे को कि वो डी की डेथ कॉज करे। सो ये था प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस की एग्जाम्पल। अब हम एक ऐसी एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस नहीं है बल्कि बिल्कुल ही एक डिफरेंट एक्ट परफॉर्म हो रहा है। तो उस सूरत में क्या होगा? ए इंस्टिगेट कर रहा है बी को कि वो जाए और जेड के घर को जला दे, ठीक है। ए इज इंस्टिगेटिंग बी टू बर्न जेड हाउस। अब बी क्या करता है, वो जाता है और जेड के घर में आग लगा देता है। बी सेट्स द फायर टू द हाउस ऑफ जेड। उसने वहाँ जाकर आग लगा दी और एट द सेम टाइम वो क्या कर रहा है, वो थेफ्ट भी कमिट कर रहा है, वो चोरी भी कर रहा है जेड के हाउस में और जेड की कुछ प्रॉपर्टी वो हथिया लेता है, जेड की कुछ प्रॉपर्टी वो ले लेता है। अब यहाँ ए किस लिए गिल्टी होगा? ए तो गिल्टी है अबैटमेंट के लिए कि उसने कहा था कि जाओ और जेड का घर जलाओ, इंस्टिगेट किया था, प्रोवोक किया था। सो ए इज गिल्टी ऑफ बर्निंग ऑफ दैट हाउस, बट he will not be liable for the theft committed by the B in Z's house। वो थेफ्ट के लिए लायबल नहीं है क्योंकि थेफ्ट बिल्कुल ही एक डिफरेंट एक्ट है, ये प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस नहीं है उसको। हाँ, अगर ये होता कि जेड के घर के कुछ लोग या आसपास के कुछ लोग जल के मर जाते तो ये प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस था कि ऐसा हो सकता था, लेकिन चोरी तो क्योंकि
बिल्कुल ही एक डिफरेंट एक्ट है, डिफरेंट ऑफेंस है, इस चीज़ से बिल्कुल हटकर है। सो इन सच केस ए विल नॉट बी लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट, बट इंस्टेड ही विल बी लायबल फॉर द अबेटमेंट ऑफ बर्निंग ऑफ हाउस। सो ये था हमारे पास सेक्शन 111, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। आई होप कि आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। अब आपने मुझे कमेंट्स में प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस की एक प्रॉपर डेफिनेशन बतानी है कि आपको क्या समझ आया है कि प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस क्या है। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। थैंक यू सो मच।